मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी मुझे ये जिम्मेदारी दिया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 36 दिन तक चले कॉकरोच आंदोलन के आगे सरकार का झुकना और अब शिक्षा मंत्रालय की कमान एक ऐसे नेता के हाथ में जिसने आज तक स्कूल कॉलेज से जुड़ा कोई मंत्रालय नहीं संभाला। नाम है प्रहलाद जोशी। सुना तो होगा पर कहानी शायद नहीं पता। एक ऐसा नेता जिसकी राजनीति शुरू ही एक जमीनी विवाद से हुई थी और आज वो देश के सबसे संवेदनशील मंत्रालयों में से एक चला रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जोशी कौन है, सवाल ये है कि जिस आंदोलन ने एक मंत्री की कुर्सी छीन ली, क्या जोशी उसका भरोसा जीत पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना और बैठक में आप सभी का स्वागत है। आज पूरी कहानी समझते हैं। प्रहलाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुरा में हुआ। पिता रेलवे में नौकरी करते थे, इसीलिए परिवार की जिंदगी रेलवे कॉलोनी के माहौल में गुजरी। जोशी की शुरुआती पढ़ाई भी रेलवे स्कूल से ही हुई। कोई राजनीतिक विरासत नहीं, कोई बड़ा नेता परिवार में नहीं। शुरुआत बिल्कुल एक आम मध्यवर्गीय घर से हुई। यहीं से कहानी में आरएसएस आता है। बचपन से ही जोशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा जाने लगे थे। ये कोई एक बार की बात नहीं, बल्कि सालों तक चलने वाला जुड़ाव था। संघ के ट्रेनिंग कैंपों में उनकी वैचारिक और संगठनात्मक तैयारी हुई। शाखा में जाना, अनुशासन सीखना, संगठन के लिए काम करना, यही उनकी शुरुआती पहचान बनी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौर में जोशी की पहचान किसी नेता की नहीं थी। पहचान थी एक भरोसेमंद संघ कार्यकर्ता की, यानी वो जो पर्दे के पीछे रहकर संगठन का काम करता है, स्टेज पर भाषण देने वाला चेहरा नहीं। ये आरएसएस वाली ट्रेनिंग के बाद में उनकी राजनीतिक करियर की नींव बनी। इसका सबसे बड़ा सबूत है हुबली में हुई ईदगाह मैदान आंदोलन। ये जमीन शहर के बीचों बीच थी, जिसे रानी चेन्नम्मा मैदान भी कहा जाता है। दशकों से यहाँ मेले, खेल और रैलियां होती थी, लेकिन नगर निगम ने ये जमीन अंजुमन ए इस्लाम नाम के एक मुस्लिम ट्रस्ट को नमाज के लिए लीज पर दे रखी थी। 1990 के दशक की शुरुआत में इसकी मलकियत पर विवाद खड़ा हुआ और संघ परिवार से जुड़े संगठनों ने राष्ट्र ध्वज गौरव संरक्षण समिति नाम की एक समिति बनाई। ऊपरी तौर पर मांग सिर्फ तिरंगा फहराने की थी, लेकिन असली दावा ये था कि जमीन जनता की है। इस समिति के संचालक खुद प्रहलाद जोशी थे, यानी ये कोई अकेला व्यक्तित्व आंदोलन नहीं था। ये संघ परिवार के संगठनात्मक मशीनरी के जरिए चलाया गया आंदोलन था और जोशी उसका स्थानीय चेहरा बने। यही उनका राजनीतिक जन्म माना जाता है। 15 अगस्त 1994 को इसी मुद्दे पर बीजेपी नेता उमा भारती कर्फ्यू तोड़कर हुबली पहुंची और गिरफ्तार कर ली गई। भीड़ भड़क उठी और पुलिस फायरिंग में कई लोगों की जान गई। सैकड़ों लोग घायल हुए। इस घटना ने उत्तर कर्नाटक की सियासी हवा बदल दी। कुछ लोग इसे कर्नाटक की मिनी अयोध्या तक कहते हैं। यही आंदोलन राज्यों में बीजेपी की जमीन तैयार करने वाला साबित हुआ और साथ में जोशी की पहचान भी मजबूत करता गया। बरसों बाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मैदान नगर निगम का ही है, यानी कानूनी तौर पर वह दावा टिक नहीं पाया। लेकिन तब तक जोशी अपनी राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इस पहचान को जोशी ने धीरे धीरे वोट में बदला। 2004 में पहली बार धारवाड़ से लोकसभा सांसद बने और उसके बाद 2009, 2014, 2019 और 2024 में लगातार जीतते रहे, यानी कुल 5 बार। 2009 में जब कर्नाटक की कई सीटों पर बीजेपी को झटका लगा था, तब जोशी ने राज्यों की 28 सीटों में दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। 2024 में उन्होंने कांग्रेस के विनोद असूती को 97,324 वोटों के अंतर से हराया। जोशी की करीबी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और दिवंगत केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार से रही है। इसी नजदीकी के चलते 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें कर्नाटक बीजेपी के कमान सौंपी गई थी। वक्त मुश्किल था, पार्टी अंदर से बंटी हुई थी और सत्ता विरोधी लहर झेल रही थी। बीएस येदियुरप्पा तब तक पार्टी छोड़ चुके थे और खेल बिगाड़ने पर तुले थे। जोशी ने पार्टी छोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन नतीजा नहीं बदला। पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई और सिद्धारमैया की अगुवाई में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। यहाँ एक और साफ पैटर्न दिखता है। जोशी की राजनीति व्यक्तिगत करिश्मे से नहीं, बल्कि आरएसएस की ट्रेनिंग से मिले संगठनात्मक अनुशासन से चली है। प्रहलाद जोशी की असली ताकत भीड़ जुटाना नहीं, संगठन चलाना है। पार्टी में उन्हें सबसे भरोसेमंद संकट मोचकों में गिना जाता है। 2019 से 2024 तक वो संसदीय कार्य मंत्री रहे। इस भूमिका में उनका सीधा काम था विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार के बिल संसद से पास कराना। ऐसा काम जिसमें धैर्य, बातचीत और मैनेजमेंट तीनों चाहिए, चमक धमक नहीं। 2023 में उन्हें राजस्थान चुनाव का प्रभारी भी बना दिया गया था। इससे पहले 2014 से 2019 के दौरान यानी 16वीं लोकसभा में जोशी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे।
इसके अलावा वो लोकसभा की कई अहम समितियों का भी हिस्सा रहे, जैसे पैनल ऑफ चेयरपर्सन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और कमेटी ऑफ एथिक्स। 2024 में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जोशी को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नीव एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। निजी जिंदगी में जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के शौकीन हैं और फुर्सत में शतरंज खेलते हैं। 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के तौर पर उन्हें महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अत्याचार के मुद्दे पर भाषण भी दिया था। लेकिन इस पूरे कैरियर में एक चीज कभी नहीं रही, उन्होंने आज तक स्कूल, कॉलेज या परीक्षा से जुड़ा कोई केंद्रीय मंत्रालय नहीं संभाला। यह वही खाली जगह है जो अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है, क्योंकि जो मंत्रालय उन्हें मिला है वो कोई सामान्य मंत्रालय नहीं। बात शुरू होती है मई से, जब नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा का पेपर ऑनलाइन लीक हुआ और 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवार को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। इसी गुस्से ने जन्म दिया कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी नाम के आंदोलन को, जो देश की चीफ जस्टिस की उस टिप्पणी से भड़का जिसमें युवाओं को कॉकरोच और परिजीवी कहा गया। 36 दिन तक यह आंदोलन चला। मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ छात्रों ने अपनी जान भी गंवाई जब उन्हें पता चला कि उनका रिजल्ट रद्द किया जा रहा है। दबाव इतना बढ़ा कि धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। ठीक उसी वक्त जब दिल्ली में पुलिस आंसू गैस से प्रदर्शनकारियों को हटा रही थी, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 75 के तहत यह इस्तीफा मंजूर किया। इसके साथ ही सीजेपी ने आंदोलन खत्म करने का भी ऐलान किया, क्योंकि सरकार ने उनकी सभी मांगे मान ली। इनमें मृत छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा, आंदोलन में शामिल छात्रों पर दर्ज केस वापस लेना और एनटीए में सुधार शामिल थे। संसद की एक स्थायी समिति ने भी नीट यूजी 2026 के दोबारा हुए एग्जाम की समीक्षा करते हुए सिफारिश की कि परीक्षा को अब कई चरणों में कराया जाए और डिजिटल सुरक्षा को और भी मजबूत किया जाए, ताकि पेपर लीक जैसी घटना दोबारा ना हो। इसी हंगामे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रहलाद जोशी को मिला, उनके 2 मौजूदा भारी मंत्रालय के ऊपर। साफ संकेत है, फिलहाल सरकार को एक विशेषज्ञ से ज्यादा एक भरोसेमंद संकट मोचक की जरूरत महसूस हुई। लेकिन सीजेपी अभी पूरी तरह शांत नहीं बैठी। पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने साफ कहा कि वो जल्दी ही नए शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे और जो भी शिक्षा मंत्री बनेगा उसे यह समझना होगा कि देश का युवा उस पर नजर रखे हुए हैं। यानी आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, निगरानी खत्म नहीं हुई। तो असली परीक्षा अब जोशी की होगी। एक तरफ संसदीय समिति की सिफारिशों को अमल में लाना, दूसरी तरफ करोड़ों छात्रों और उनके परिवारों का टूटा भरोसा वापस जीतना है। सवाल यही है कि क्या वो सिर्फ मौजूदा विवाद शांत रखने तक सीमित रहेंगे या परीक्षा प्रणाली में वाकई ठोस स्थायी सुधार लाकर दिखाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रहलाद जोशी एक भरोसेमंद संकट मोचन से आगे बढ़कर एक असरदार शिक्षा मंत्री साबित होंगे या यह सिर्फ एक अतिरिक्त प्रभाव बनकर रह जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक बैठक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही डीप एनालिसिस सबसे पहले आप तक पहुंचे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।